दोस्तों, क्या आप उस देश का नाम बता सकते हैं जो कभी भी किसी के गुलाम नहीं बना? क्या उस देश का नाम बता सकते हैं जहाँ पे महान विशाल हिमालय स्थित है? क्या उस देश का नाम आप बता सकते हैं जहाँ पे दुनिया के 10 ऊंचे पर्वतों में से 8 पर्वत सिर्फ और सिर्फ उसी देश में हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। यहाँ पे दुनिया की ऊंची पहाड़ियाँ सबसे, जो कि 10 ऊंची पहाड़ियों में से 8 ऊंची पहाड़ियों की धरोहर सिर्फ और सिर्फ नेपाल। तो चलिए आज जानते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में और यहाँ की कुछ कल्चर और चीज़ों के बारे में, जो कि आप सुनकर बेहद खुश होंगे कि आपके लिए यहाँ पर आना बिल्कुल फ्री और यहाँ पे पर्यटक स्थल बहुत ही फेमस है। जनसंख्या के हिसाब से 49वें नंबर पर आने वाला अद्भुत देश नेपाल, जिसके बॉर्डर पर इंडिया, बांग्लादेश और चाइना की सीमाएं मिलती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से केवल 27 किलोमीटर दूर ही बांग्लादेश का बॉर्डर है। नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, ये इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर से कनेक्टेड है। दोस्तों, अगर आप ऊंची ऊंची पहाड़ियों की सैर करना चाहते हैं और अपने पैसे को सही जगह और सस्ते में अपने आप को एक एंजॉयबिलिटी देना चाहते हैं, तो नेपाल से अच्छा ऑप्शन शायद ही आपके पास होगा। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भारत देश की तरह कई प्रकार की भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नेपाली है, लेकिन यहाँ पे हिंदी, उर्दू और इंग्लिश को समझने वाले और बोलने वाले लोग भी मिलते हैं। चूँकि ये टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ के एजुकेटेड पीपल यानी एजुकेटेड लोगों के बीच में इंग्लिश का भी संबंध बहुत गहरा है। तो यहाँ के कई लोग जो एजुकेटेड हैं वो आपको इंग्लिश बोलते हुए और समझते हुए भी नज़र आएंगे। दोस्तों, दुनिया के अधिकांश देशों की तरह यहाँ भी कई धर्मों को मानने वाले लोग मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, यहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग 81.3% हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले 9%, इस्लाम को 4.5%, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले 1.4% और बाकी 3 to 4%, जिसमें से प्रकृति और कई तरीके के धर्म शामिल हैं। दोस्तों, वैसे यहाँ की करेंसी तो नेपाली रुपया है, लेकिन इंडिया की करेंसी यहाँ पूरी तरीके से वैलिड है। चलिए जानते हैं नेपाल के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि नेपाल वैदिक ग्रंथों में बहुत पहले से ही है इसका नाम, और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में भी इसका प्रमाण मिलता है। गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में ही पैदा हुए थे। इन्हीं सभी प्रमाणों के अनुसार इसको एंशिएंट नेपाल कहा गया, लेकिन असल में 18वीं सेंचुरी में गोरखा किंगडम ने नेपाल को एक ऑफिशियली किंगडम ऑफ नेपाल का नाम दिया। अगर बात करें एंशिएंट नेपाल की, तो कुछ यादगार इमारतें आज भी हैं जो एंशिएंट नेपाल की प्राचीन इमारतों का प्रतीक हैं, जैसे कि चंग नारायण टेम्पल, जो कि 250 BC यानी 250 ईसा पूर्व बनवाया गया था सम्राट अशोक द्वारा। मध्य युग की बात करें तो मध्य युग में भी नेपाल की कई निशानियां मिलती हैं, जैसे कि 17वीं शताब्दी में बनवाई गई एक भव्य और आलीशान इमारत पटान दरबार स्क्वायर, जो कि वास्तुकला का एक अनोखा प्रतीक। दोस्तों, सन 1814 के बाद पृथ्वी नारायण शाह द्वारा नींव रखी गई मॉडर्न नेपाल आज का आधुनिक नेपाल माना जाता है। जैसे कि यहाँ की अगर जियोग्राफिकली अगर हम बात करें तो ये नेपाल चाइना के बॉर्डर पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट यहीं। अगर कानून व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो यहाँ नेपाल का कानून व्यवस्था खुद का अपना है। इसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, कभी कभी इंडिया का एक मेजर रोल भी प्ले होता है, मगर अब एक इंडिपेंडेंट रूप में नेपाल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंतर्गत नेपाली गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस खुद से ही मैनुअली विदाउट प्लेटफॉर्म गाड़ियों के साइडों को संकेत करती है। नेपाल का 60% व्यापार सिर्फ इंडिया के साथ होता है। वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म इंडस्ट्री एक सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिसमें इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल हुई है। वैसे तो यहाँ पे जो इकोनॉमी का मेन सोर्स है वो कृषि उत्पादन है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से इकोनॉमी भी काफ़ी नीचे रहती है। दोस्तों, यहाँ की बढ़ती हुई टूरिज्म इंडस्ट्री इसके इकोनॉमी को स्टेबल करने में बहुत बड़ा सहयोग देती है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ का सबसे शानदार और इंटरेस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पोखरा, जो टूरिस्ट के मन को बेहद आकर्षित करता है। इतना गरीब और मिडिल डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी नेपाल में 47 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से एक इंटरनेशनल और बाकी सब डोमेस्टिक हैं। शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पे इंटरनेट, जहाँ इंडिया में आपको 250 या 200 में एक मंथ 4G प्लान मिल जाता है, वहीं नेपाल में 1200 या 1700 में 4G डाटा पर मंथ मिलता है। आइए बात करते हैं अब एजुकेशन की। सन 1951 में नेपाल ने मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया और 2017 तक 7 मिलियन स्टूडेंट स्कूल के स्तर पर शामिल हुए।
इंडिया की तरह नेपाल में भी जॉइंट फैमिली को अच्छा माना जाता है और यहाँ डिवोर्स रेट भी सबसे कम है। 1000 में एक आपको देखने को मिल सकता है, पर यहाँ चाइल्ड मैरिज का प्रचलन अभी भी। दोस्तों, यहाँ पे प्रचलित फूड ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडियन की तरह चावल और दाल और रोटी, साथ में दही और पापड़ खाने में भी शामिल किए जाते हैं। और दूसरा जो प्रचलित फूड है वो है मोमो। यहाँ पे बिल्कुल इंडिया की तरह मोमोज मिलते हैं, मगर यहाँ की चटनी और इंडिया की चटनी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब कहने का ये कि यहाँ पे तीखा खाना लोग कम पसंद करते हैं। दुनिया में क्या कोई ऐसा देश है जो किसी भी खेल से संबंध न रखता हो? इसी तरह नेपाल में स्पोर्ट का बहुत ही बड़ा अस्तित्व है। जैसे कि स्पोर्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलता है कि फ़ुटबॉल और क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। साथ ही रूरल एरिया में यानी गाँवों में कबड्डी या बागशाल नामक खेल भी खेले जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना नेपाल के बारे में। अगर आप भी यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं और यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को छूकर इतिहास बनाना चाहते हैं तो देर किस बात की, आइए। और आपको तो पता भी है कि इंडिया के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं लेता हूँ विदा इसी वीडियो के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।